तो अस्सलाम वालेकुम गाइस आ चुके हैं हम इंटरव्यू क्वेश्चन के पार्ट 2 के साथ। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको पार्ट 1 के सारे क्वेश्चन उनके जितने भी कॉन्सेप्ट थे उन सारी टर्मिनोलॉजीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। यार मैक्सिमम चेयर स्पेसिंग इज़ 1 मीटर। ठीक हो गया गाइस। ये चेयर होता क्या, पहले तो ये देख लेते हैं। यार ये होते हैं आपके स्टील बार्स। ठीक हो गया, जिनको इस शेप में बेंड कर दिया जाता है। और दूसरी चीज़, इसको यूज़ कहाँ किया जाता है। यार देखो, मोस्टली जो आपके स्लैब्स वगैरह होते हैं ना, उनमें जब हम लोग एक अपर मैश बनाते हैं और एक लोअर मैश बनाते हैं, जब हमारे लोडिंग डिज़ाइन के क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग हमसे कहा जाता है कि जो आपकी स्लैब है उसमें रीइंफोर्समेंट 2 लेयर्स में होनी चाहिए, एक अपर मैश बनना चाहिए और एक लोअर मैश बनना चाहिए। तो अपर और लोअर मैश के दरमियान में हम लोग चेयर बार्स को प्लेस करते हैं। ठीक हो गया। अब ये तो पता चल गया इनको कहाँ प्लेस करते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है, इनको क्यों प्लेस किया जाता है, क्या ज़रूरत है इनको प्लेस करने की। रीइंफोर्समेंट तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर मुफ्त में ऐसे ही ज़रूरी खर्चा करना है, ज़रूरी एक्सपेंसेस को बढ़ाना है हम लोगों ने, अनइकोनॉमिकल करना है अपने स्ट्रक्चर को। देखो यार, जब भी आप उस डबल लेयर वाले रीइंफोर्समेंट वाले स्लैब में कंक्रीटिंग करोगे, तो देखो कंक्रीटिंग करते हुए कंक्रीट का जो वेट होगा, जो इम्पैक्ट होगा, जब वो कंक्रीट फॉल करेगा रीइंफोर्समेंट के ऊपर, तो हो सकता है कि उसके अंदर सैग प्रोड्यूस हो, वो बेंड हो। ठीक हो गया। तो आपका जो अपर मैश होगा वो सेंटर तक आ सकता है। ठीक हो गया। ऐसे हो सकता है कि वो बेंड होके दरमियान वाली साइड से बिल्कुल सेंटर पर आ गया, और जो आपका लोअर मैश है वो अपर मैश के नीचे आने की वजह से, डिस्प्लेस होने की वजह से वो भी डिस्प्लेस हो जाए और आपके कंक्रीट कवर के बाहर ही चला जाए वो। ठीक हो गया। और अगर बाहर आ गया तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, और आपको पता है एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में स्टील आ गया तो बस उसकी तो छुट्टी हो गई, वो करोड़ हो जाएगा और कुछ टाइम में उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक हो गया। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग चेयर बार्स को प्लेस करते हैं। गाइस उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है आपका मिनिमम डायामीटर डोवल बार्स के लिए। गाइज ये डोवल भी बार्स ही होते हैं, स्टील बार्स होते हैं। ठीक है। इनका मिनिमम जो डायामीटर होता है, सॉरी गाइज, मिनिमम डायामीटर जो आपके पास होगा वो होगा 12 mm। ठीक हो गया। यानी कि हाफ इंच ले लो, अप्रॉक्सीमेट हाफ इंच। 12.5 बनता है तो 12 इंच, 12 मिलीमीटर। ठीक हो गया, 12 मिलीमीटर। तो यार इनको प्रोवाइड कहाँ पे करते हैं और डबल बार्स होते कौन से हैं। ठीक है यार, इसकी डेफिनेशन में, इसके कॉन्सेप्ट में ही हमें समझ आ जाती है कि यूज़ कहाँ पे होते हैं। यार डबल बार्स आपके वो स्मूथ बार्स होते हैं विदाउट ग्रिप्स, मोस्टली विदाउट ग्रिप्स होते हैं, अनडिफॉर्म्ड होते हैं। लेकिन कुछ केसेस में जब हमारा लोडिंग पैटर्न इस तरह का होता है, जब हैवी लोडिंग्स होती हैं, हमारे पास हैवी स्ट्रक्चर्स हम लोग बनाते हैं, तब ये डिफॉर्म भी हो सकते हैं, जिन पर ग्रिप्स होती हैं। ठीक हो गया, जो आपको मोस्टली देखने को मिलता है कंस्ट्रक्शन में, वो बार्स भी यूज़ हो सकते हैं। ये यूज़ होते हैं किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर को, जब हम लोगों ने ये प्लान किया हो कि यार ये बीम हम लोगों ने प्रोवाइड किया या ये स्लैब प्रोवाइड किया है, इसको हम लोग बाद में एक्सटेंड करना चाहेंगे, या फिर कोई कॉलम भी हो सकता है, इसको हम लोग बाद में इन टाइम, विद टाइम आगे फ्यूचर में शायद एक्सटेंड करें। तो इसकी डायमेंशंस को एक्सटेंड करने के लिए हम लोग जो बार्स होते हैं उनको थोड़ा सा बाहर की तरफ रख देते हैं। ठीक हो गया, थोड़े से बार को एक्सक्लूड कर देते हैं अपनी कंक्रीटिंग से, यानी कि बाहर की तरफ रखते हैं, ताकि जब भी हम लोगों ने उसके डायमेंशंस को एक्सटेंड करना हो तो जो बार हम लोग प्लेस करेंगे उस टाइम पर उसको उसके साथ लैप देकर हम लोग आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो यार देखो, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया, इसको मोस्टली यार यूज़ किया जाता है रोड वाइडनिंग के लिए। ठीक हो गया। देखो, जब भी आप लोग रोड प्रोवाइड करते हो, आप लोग कहते हो यार इन फ्यूचर शायद हमें ये रोड जो है वाइडन करना पड़े, इसको चौड़ा करना पड़े, इसकी डायमेंशन बढ़ानी पड़े विड्थ वाइज। तो इसकी वजह से आप लोग जो भी दोनों एंड्स होते हैं वहाँ पर आप लोग इन बार्स को प्लेस कर देते हो, छोड़ देते हो थोड़ा सा कंक्रीट कवर के बाहर। ठीक हो गया, ताकि आप लोग बाद में जब भी इसकी डायमेंशन को एक्सटेंड करने लगो तो आपको कोई डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। एक तो होती है ये चीज़, और दूसरी चीज़ ये होती है गाइस, आपके जो कंक्रीट जॉइंट्स होते हैं ना, वहाँ पर भी ये प्लेस किए जाते हैं डबल बार्स। ठीक हो गया। देखो यार, अब आप लोगों ने फुटिंग बनाई है कोई, ठीक हो गया, फुटिंग आप लोग बनाते हो तो फुटिंग की कंक्रीटिंग करने के बाद आप उसमें
दो डॉवल दे देते हो जो आपके कॉलम के अंदर मूव करते हैं। ठीक हो गया। ये देखो, ये जो दोनों के दोनों है ये डॉवल बार्स हैं। ठीक हो गया। आप लोग जब भी किसी भी फुटिंग वाले कॉलम की ड्राइंग को देखोगे तो कुछ इस तरह की ड्राइंग होती है। तो ये रेक्टेंगुलर फुटिंग है गाइज, वरना मोस्टली ट्रेपेजोइडल फुटिंग होती है। तो उसमें आपको ये डबल बार्स देखने को मिलेंगे। ठीक हो गया। इन्हीं डबल बार से हम लोग अपने कॉलम के बार्स को ओवरलैप करते हैं यहाँ से, और फिर उसके बाद आगे उसको एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक हो गया। इस तरह से यहाँ पर हमारी स्लैब में भी ऐसे होता है। अब हम लोग अनडिफॉर्म्ड बार्स को मोस्टली क्यों यूज़ करते हैं, ये सवाल आता है। क्योंकि हमारे कंस्ट्रक्शन में तो ओवरऑल यही डिफॉर्म्ड बार्स ही यूज़ होते हैं, जिनमें ग्रिप्स होती हैं, जो कि हमारे कंक्रीट के और स्टील के बॉन्ड को बहुत ही ज़्यादा बेटर बना देती हैं अनडिफॉर्म्ड बार्स की निस्बत। तो यार देखो, आप लोग रीइंफोर्समेंट पहले ही प्रोवाइड कर रहे हो, तो जो अनडिफॉर्म्ड बार्स होते हैं ना, वो आपके कंक्रीट जॉइंट्स पर दिए जाते हैं। ठीक हो गया। तो थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन तो हम सब जानते हैं कि होती है, कि जब भी हमारे पास हीट होती है बहुत ज़्यादा समर सीज़न में, तो हमारे जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो एक्सपैंड करते हैं हीट की वजह से, और विंटर सीज़न में इसका ऑपोजिट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मटेरियल्स। ठीक हो गया। तो उनकी ईजी मूवमेंट के लिए हम लोग विदाउट ग्रिप इन डोवल बार्स को वहाँ पर प्लेस करते हैं। देखो यार, अगर ग्रिप होगी वो एक्सपैंड करेगा, तो वहाँ पर जो पोर्शन है जिसका बॉन्ड बना हुआ है उस ग्रिप के साथ, वो हो सकता है कि ब्रेक कर जाए उस जगह से। ठीक हो गया। या फिर कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से भी हो सकता है कि वहाँ पर क्रैक्स आ जाएं। तो इन क्रैक्स को रिड्यूस करने के लिए हम लोग मोस्टली जो होते हैं अपने अनडिफॉर्म्ड बार्स को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप लोग डिफॉर्म्ड बार यूज़ करते हैं, आप लोग कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हैवी लोडिंग है, तो आपको इस चीज़ को भी मद्देनज़र रख कर चलना पड़ेगा कि हो सकता है कि इन ग्रिप्स की वजह से भी कि आपकी जब एक्सपेंशन होगी तो वहाँ पर जहाँ ग्रिप का और कंक्रीट का एंड हो रहा है, वहाँ पर आपका जो कंक्रीट है वो स्पॉल हो सकता है, ब्रेक कर सकता है, उसमें छोटे छोटे क्रैक्स हो सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन वो इतने ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं डालता है आपकी स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ पर। तो जब भी आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होगी, रिजल्ट यही है कि जो आपके डिफॉर्म्ड बार्स होते हैं वो एक बेटर बॉन्ड प्रोवाइड करते हैं कंक्रीट और स्टील के दरमियान। मैं मानता हूँ कि वो क्रैक्स प्रोड्यूस होते हैं एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में, वहाँ पर जहाँ ग्रिप्स होती हैं थोड़े बहुत क्रैक्स जो होते हैं वो आ जाते हैं वहाँ पर एक्सपेंशन के टाइम पर। ठीक हो गया। क्योंकि कंक्रीट एक्सपेंड करता है और साइड पर ग्रिप होती है, तो एक्सपेंशन तो होगी ही होगी, इस वजह से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन वो फ़र्क इतना नहीं होता गाइस कि आपके स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। ठीक हो गया। ऑल इन ऑल यही होता है कि आपके अनडिफॉर्म्ड बार्स एक बेटर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं आपके अनडिफॉर्म्ड बार्स की निस्बत। लेकिन क्योंकि आप लोग इकोनॉमिकल रहना चाहते हो, और आप लोगों का जब एक चीज़ से काम बन रहा है, आप लोगों को अच्छी स्ट्रेंथ मिल रही है, जो कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी को इंक्लूड करते हुए है, सेफ साइड पर रहते हुए, तो आप क्यों यूज़ करोगे दूसरी चीज़ को जो आपके स्ट्रक्चर को अनइकोनॉमिकल बनाते। ठीक हो गया गाइज। डबल बार्स भी हो गए। उसके बाद ये गाइज दोनों स्लैब्स हैं। ठीक हो गया। इसको आप ध्यान में रख लें। अब इस वाले स्लैब में हम लोगों ने डबल बार्स रखे थे और यहाँ पर हमने कंक्रीटिंग कर दी। ठीक है। यहाँ भी फिलिंग हुई है कंक्रीट की। अच्छा, और तीसरी चीज़ है गाइज, डायमेंशन टॉलरेंस फॉर क्यूब्स इज ±2 मिलीमीटर्स। ठीक हो गया गाइज। देखो, आपके जो कंक्रीट क्यूब्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को मैयर करने के लिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मैं भी आपको बताता हूँ, लास्ट पॉइंट में भी यहाँ पर मैंशनड है। तो जो आपकी डायमेंशन की टॉलरेंस है, यानी कि आपका जो क्यूब है अगर उसकी डायमेंशन है पड़ी हमारे कोड के वाइज कि यहाँ पर 150 मिलीमीटर्स होना चाहिए, तो आपकी 148 डायमेंशन होगी या फिर 152 हो जाती है किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो एक्सेप्टेबल है। ठीक हो गया। वो अलाउड है आपको, आप लोग कर सकते हो इसको, आपके टेस्ट रिजल्ट्स में कोई इतना फ़र्क नहीं आएगा, अलाउड है। ठीक हो गया। अच्छा, तो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन बाय ब्रिक्स अलाउएबल, जो अलाउएबल वाटर एब्जॉर्प्शन है ब्रिक्स की वो है 15%। ठीक हो गया। वाटर एब्जॉर्प्शन 15% से ज़्यादा है तो गाइस वो ब्रिक्स आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए। ये रिकमेंडेड नहीं है कि जो ब्रिक्स जिनकी वाटर एब्जॉर्प्शन 15% से ज़्यादा है आप उनको यूज़ करो, क्योंकि ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है अगर इससे ज़्यादा आप ऊपर जाते हो। अच्छा,
तो इसके बाद मेरे भाई लोगों आता है डिस्टेंस बिटवीन फ्लोर एंड रूफ शुड बी मिनिमम 3.15 मीटर। ठीक हो गया। आपका जो फ्लोर होता है जहाँ पर आप चलते हो और आपकी जो सीलिंग होती है जिसे रूफ कहते हो आप, उसके दरमियान में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो मिनिमम 3.15 मीटर होगा। बाकी जो भी आपका आर्किटेक्चर रेकमेंड करता है उसके हिसाब से आप लोग इसको बढ़ा सकते हो वैल्यू को। ठीक हो गया। तो ये चीज़ भी कवर हो गई। इसके बाद गाइज आती है राइजर की हाइट और ट्रेड की लेंथ। ठीक हो गया। देखो आपकी जब स्टेयर्स होती हैं, जब आप स्टेयर्स पर स्टेप रखते हो तो जिस वाले पोर्शन पे आप स्टेप रखते हो उसे आप नाम देते हो ट्रेड का। ठीक हो गया। और जो स्टेप का पोर्शन होता है जो वर्टिकली अपवर्ड मूव करता है उसे आप कहते हो राइजर। ठीक हो गया। देखो ये वाला पोर्शन आपका राइजर है और ये वाला जो पोर्शन है जिस पे आपने स्टेप रखना है वो आपका ट्रेड है, जिसे हम मोस्टली स्टेप भी कहते हैं। तो एक स्टेप में एक ट्रेड होता है और एक राइजर होता है। ठीक हो गया गाइज। तो राइजर की जो रिकमेंडेड हाइट है वो है 6 इंचज, ताकि जो भी आपका क्लाइंट है, ये जो भी शख्स है जिसने भी आपसे कंस्ट्रक्शन करवाई है, उनको अपवर्ड मूव करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक हो गया। इजीली आप लोग इतनी हाइट वाले राइजर पर आराम से स्टेयर्स को कवर कर सकते हैं, उन पर स्टेप कर सकते हैं। ठीक हो गया। और ट्रेड की लेंथ होनी चाहिए गाइज 1 फीट। ठीक हो गया। देखो अगर आप लोग हाफ फीट रखते हो तो मोस्टली ऐसे होता है कि बंदा जब चल रहा होता है तो बंदे का हाफ स्टेप आ जाए और अल्लाह ना करे कि वो बंदा गिर जाए तो आपका नाम खराब होगा कि आप इंजीनियर थे और आपने इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा। तो गाइज इस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान में रखना। ठीक हो गया। ये रिकमेंडेड हाइट और लेंथ है राइजर की। ठीक हो गया। ये स्टेयर्स के कंपोनेंट्स होते हैं। अच्छा, तो इसके बाद लास्ट चीज़ गाइज आज हमारी है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स शुड बी मिनिमम 3.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया गाइज। जो आपकी ब्रिक्स होती हैं उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिनिमम जो है, मिनिमम अलाउेबल जो है वो है 3.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती क्या है? देखो यार, जब भी आप किसी भी चीज़ को स्क्वीज करते हो या फिर प्रेस करते हो, कंप्रेस करते हो या प्रेस करते हो, तो वो चीज़ ब्रेक होने से पहले कुछ रेजिस्टेंस शो करती है। ठीक हो गया। जो रेजिस्टेंस वो मटेरियल शो करता है कंप्रेशन की वजह से ब्रेक होने से पहले, उस रेजिस्टेंस के मैग्नीट्यूड को हम लोग नाम देते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। ठीक हो गया गाइज। उसको क्या नाम देते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक हो गया। तो गाइज आज के लिए इतना ही। कोई भी क्यूरीज, कोई भी इश्यूज हो यार, मुझे पता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन मेरा एक ही गोल होता है, एक ही एम होता है जो मैंने अचीव करना होता है कि आप लोगों को हर एक चीज़ अच्छी तरह से समझा के जाऊं। कि आप लोग वीडियो को टाइम भी दे रहे हो और आप लोगों को समझ ना आए तो फिर मज़ा तो ना आया ना। हर एक चीज़ मैं कोशिश करता हूँ कि कवर करूँ, छोटी से छोटी बात, किसी भी स्टेटमेंट में कोई टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है उसको कवर करूं और हर एक चीज़ को अच्छी तरह से लेके चलूं। तो ठीक हो गया गाइज। कोई भी क्यूरीज, कोई भी इश्यूज़ हैं, आप लोग नेक्स्ट वीडियो में या फिर इसी वीडियो के कमेंट्स में यार पूछ लिया करो। अल्लाह के बंदे, सवाल सीखने में कोई इतना हर्ज नहीं होता और शर्माया भी ना करो। ठीक हो गया। तो सीखने के प्रोसेस से सब गुजरते हैं, मैं भी गुजरा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।